नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे आप सभी का गुरुकुल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पिछले रविवार को रैंक टेस्ट 4 हुआ, उसमें जीएस के जितने भी क्वेश्चन शामिल हैं 50 क्वेश्चन थे जीएस के। उसमें से आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चनों की बात करेंगे। पॉलिटी क्वेश्चनों की बात करें दोस्तों। देखो, गुरुकुल एकेडमी की तरफ से यूट्यूब पे जितने भी शिव सर, आशुतोष सर, राजेंद्र सर, शोभित, पवन सर, हिमांशु, जो खुर्शीद सर या फिर सुमित सर, जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं। आप लोग लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दिया करें। खास शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले। चलते हैं आज के क्वेश्चन बात करते हैं। आज क्वेश्चन पॉलिटी क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम लोग। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकता है। सबसे पहली बात दोस्तों, हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 5 से लेके 78 तक हमारे संविधान में बात की गई है संघ की कार्यपालिका की। संघ की कार्यपालिका की कहाँ संघ की किस भाग में की गई? भाग 5 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए संघ की कार्यपालिका किस भाग में दिया गया तो भाग 5 में, और किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 52 से लेकर 78 है। अगर संघ की कार्यपालिका का विस्तार बहुत ज़्यादा है तो उसमें क्या क्या आता है? संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति आता है दोस्तों, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और न्यायवादी, महान्यायवादी। इतना संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आता था। आज हमें देखना क्या है? देखना दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में। देखो, हमने दोस्तों क्या क्या पढ़ा कि संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत भाग 5 के अंतर्गत आता है किस अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी आते हैं। दोस्तों हम लोग देखते हैं, देखो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। देखो दोस्तों, ये राज्य का प्रमुख भी होता है। राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात की जाए तो अनुच्छेद 53 में ये बताया गया है कि संघ की जितनी कार्यकारी शक्ति है वो संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 54 की अगर बात करें हम, चुनाव बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव। अब बात आती है राष्ट्रपति चुनाव। बात आती है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है दोस्तों। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें सीधे जनता भाग नहीं लेती है। क्या दोस्तों? सीधे जनता भाग नहीं लेते हैं। देखो, राष्ट्रपति चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निर्वाचक मंडल। दोस्तों, निर्वाचक मंडल में क्या क्या होते हैं? राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल में देखो, संसद, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। देखो, निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति क्या क्या है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और
केंद्र शासित अगर राज्यों की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेशों के, तो दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आते हैं। कौन कौन सा आता है दोस्तों? एक तो राज्यसभा के निर्वाचक मंडल सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित राज्य से दिल्ली और पुडुचेरी। देखो दोस्तों, इसमें हमें याद रखना होगा कि इसमें विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। विधान परिषद के कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है, और विधानसभा के नामित सदस्य भी जो नामित किए जाते हैं वो भी निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। और अदर केंद्र शासित माने सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर कोई भी निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है। निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, क्योंकि उसमें चुनाव का तरीका बताया गया है, ठीक दोस्तों। और अनुच्छेद देखो, हमने अब तक क्या क्या बात की कि राष्ट्रपति दिया, अनुच्छेद 52 दिया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। देखो, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, राज्य का प्रमुख होता है और तीनों सेनाओं का भी प्रमुख होता है। अनुच्छेद 52 तो देख लिया। अनुच्छेद 53 दिया गया संघ की कार्यपालिका की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जिससे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति चुनाव का तरीका बताया गया है। दूसरा कि हमने देखो निर्वाचक मंडल में क्या क्या देखा, राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी 2 राज्य ऐसे हैं केंद्र शासित जहां से हम निर्वाचक मंडल में चुनते हैं। ठीक, हमने क्या क्या पढ़ा देखा। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। इसी के नेक्स्ट फैक्ट पे देखना है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी रिट निजी व लोकाधिकारी दोनों को प्राप्त है? देखो दोस्तों, हमारे संविधान में मूल अधिकारों में, किसमें दोस्तों? मूल अधिकारों में एक अधिकार दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अंत को के अधिकारों को संविधान की क्या कहा? आत्मा कहा दोस्तों। क्या कहा? आत्मा कहा। इसी के जरिए, इसी अनुच्छेद के जरिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार के संरक्षण के समर्थन में रिट जाहिर करता है। वो रिट कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की रिटें होती हैं। ठीक दोस्तों। और अगर बात की जाए उच्च न्यायालय की, ये तो उच्चतम न्यायालय की बात है दोस्तों। अगर उच्च न्यायालय की बात की जाए तो अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है दोस्तों। मतलब ठीक दोस्तों। अब चलते हैं इसके आगे दोस्तों। देखो वो 5 प्रकार की रिट। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत निजी व्यक्ति व लोक अधिकारी दोनों को जो किसी के निजी जीवन या निजी स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा हो, मतलब अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 का हनन हो रहा हो। किसका? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का हनन हो रहा है तो रिट जारी कर सकता है। किसके विरुद्ध? निजी व्यक्ति के विरुद्ध या लोकाधिकारी के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध रिट जारी हो सकता है। रिट जारी होने के 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में इसे जिसके भी विरुद्ध जारी होते हैं उसे न्यायपालिका के सामने उपलब्ध होना होता है, मतलब सामने आना होता है, उपलब्ध होना होता है दोस्तों। अगर न्यायपालिका देखेगी कि ये जो गिरफ्तारी है वो नियम के विरुद्ध है या असंवैधानिक है, जो भी है, तो वो उसे
छोड़ भी सकती है अपने हिसाब से। ठीक दोस्तों, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके विरुद्ध? निजी व्यक्ति और लोकाधिकारी के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक, दूसरा अगर बात की जाए, दूसरी बात की जाए अगर परमादेश, परमादेश ये व्यक्ति लोकाधिकारी के लोकाधिकारी जितने भी हैं सिर्फ किसे? राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर। ठीक दोस्तों, परमादेश की बात की जाए वो लोकाधिकारी के विरुद्ध जारी हो सकती है, उसमें से किन्हें छूट है? राष्ट्रपति को छूट है और राज्यपाल को छूट है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगर बात की जाए प्रतिषेध और उत्प्रेषण की, ये दोनों में कुछ समानताएं हैं। समानताएं क्या? देखो, न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थाएं, अर्ध न्यायिक जितने भी संस्थान हैं उनके विरुद्ध जारी होती हैं। अंतर कितना है कि अंतर ये अगर सुनवाई के दौरान माने कार्य संचालन में, मतलब अगर पूछे, देखो दोनों में अंतर करना हो, दोनों में न्यायिक या अर्ध न्यायिक के विरुद्ध जारी होती है, लेकिन दोनों में अगर विभेद कैसे करेंगे? अगर कार्रवाई चल रही हो और कार्रवाई को रोकना हो तब अगर रिट जारी करें तो क्या कहते हैं? प्रतिषेध। कौन सी रिट जारी करते हैं? प्रतिषेध। ठीक, अगर कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी हो, किसी निर्णय को रोकना हो, जो रिजल्ट आ गया हो उसका पलटना हो, तब करते हैं उत्प्रेषण। ये दोनों निजी व लोकाधिकारी किसी के विरुद्ध जारी नहीं हो सकते। लोकाधिकारी किसी के विरुद्ध जारी नहीं हो सकते हैं। सबसे अब आगे पांचवें, पांचवें रेट है अधिकार परीक्षा। ठीक दोस्तों, अधिकार परीक्षा मतलब कोई भी लोकाधिकारी कोई भी गलत पद पर पहुंच गया हो, योग्यता ना होते हुए गलत पद पर कोई भी व्यक्ति, तो उसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? कोई भी जो गलत पद पर पहुंचे उसके विरुद्ध जारी होता है। तो इसका आंसर देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? कौन सी रिट निजी व लोकाधिकारी दोनों को ही प्राप्त है? कौन सी बताई थी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान निर्माण की किस समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध नहीं है? देखो, संविधान निर्माण में पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। कब है दोस्तों? पहली बैठक। इसमें वरिष्ठता के हिसाब से पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया। ठीक है, वरिष्ठता के हिसाब से। लेकिन अगली बैठक में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस समिति का संबंध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं। तो राजेंद्र प्रसाद पास संचालन समिति थे। क्या थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्र ध्वज की तटस्थ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक दोस्तों, और दूसरा रियासत में राज्यों से बातचीत करने के लिए, बातचीत करने के लिए दोस्तों। ठीक दोस्तों, एक थे वित्त एवं स्टाफ
समिति के भी अध्यक्ष थे। किसके थे? वित्तीय व्यवस्था समिति के भी अध्यक्ष थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज और रियासत समिति और वित्तीय व्यवस्था समिति के भी अध्यक्ष थे। अब बात आ गई डी ऑप्शन की। देखो इसके भी अध्यक्ष थे, झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे और रियासत समिति। बात आ गई थी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री। हाँ, राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक चीज़ और, ये देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। कब थे? 26 जनवरी नहीं, पहले राष्ट्रपति भी थे ये। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात की जाए, ये मौलिक अधिकारों की भी जो मौलिक अधिकार के ऊपर समिति बनी थी उसके भी अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक या अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्रों की जो सलाहकार समिति थी, उसके भी, उस समिति के भी अध्यक्ष थे। दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा कि राजेंद्र प्रसाद पहले अस्थायी, देखो मेरी बात सुनो, अगर पहले संविधान निर्माण के सभा के पहले अध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाए तो सच्चिदानंद ही लगाएंगे। अस्थायी का भी पूछे तो अगर क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि भारत के स्थायी अध्यक्ष का नाम, तो राजेंद्र प्रसाद ही लगाएंगे। फिर ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा क्यों ही ना बना रही। ठीक दोस्तों, उसके बाद इन्होंने समितियों का संचालन किया, वो भी देखा आपने। वल्लभ भाई सरदार पटेल की भी समिति, एक प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों के ऊपर जो समिति बनी थी, अल्पसंख्यक और अनुसूचित क्षेत्रों की सलाहकार समिति बनी थी, उसके भी ये अध्यक्ष के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई। तो इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 की भाषा के परिवर्तन किस संविधान के तहत किया गया? दोस्तों आप लोग पॉज कर, देखो आपको आंसर देना होता है तो एक बार पॉज कर लीजिए, उसके बाद आंसर पढ़िए, आंसर दिए, फिर वीडियो को आगे देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसमें बात की जाए फर्स्ट ऑप्शन की, 42वां संविधान संशोधन, इसकी बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। कब हुआ? इसे लघु संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इतने इसमें संशोधन हुए हैं। इसके जरिए सबसे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द अखंडता जोड़ा गया। ठीक दोस्तों, इसी के जरिए कुछ सब्जेक्ट जो राज्य सूची में थे समवर्ती सूची में भी किए गए। किसमें किए गए? राज्य सूची से समवर्ती सूची में किए गए। समवर्ती कौन से? जैसे शिक्षा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन शिक्षा और वन पे बनता है। ठीक दोस्तों, हैं तो कई नापतौल भी है, प्रशासन भी है, उसका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का प्रशासन भी है। ठीक, वन जीव वाला भी है। लेकिन ये 2 क्वेश्चन और खासतौर पे 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विषय राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया? तो इसमें आते हैं ऑप्शन, देख लेना अपना, मतलब ये देख के चलना कि शिक्षा, वन, नापतौल, उसमें जो ना हो तो उस पर निशान लगाना। ओके, कभी कभी पूछा जाता है शिक्षा को समवर्ती सूची में कब डाला गया? तो सन 1976 में डाला गया। अगर संविधान संशोधन की बात पूछी जाए तो 42वें संविधान संशोधन में। किसमें? 42वें संविधान संशोधन में। ठीक दोस्तों, अब आया ऑप्शन 86वां में 2 महत्वपूर्ण फैक्ट जोड़े गए, वेरी इंपॉर्टेंट। सी ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन में 2, एक मौलिक अधिकार, एक मूल्य कर्तव्य।
जोड़े गए। कैसे जोड़े गए देखो, 86वां संविधान संशोधन में कब हुआ, 2002 में। कब हुआ, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दोस्तों। इसमें दो महत्वपूर्ण संशोधन, एक तो एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 का, महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बता रहे हैं दोस्तों। अनुच्छेद 21 में बात क्या की है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य जो है, राज्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक दोस्तों, एक ये समझो। और किस जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 का। देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि पूछा जाएगा अनुच्छेद 21 का किस संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा 66 संविधान संशोधन से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़ा गया। या फिर ये पूछा जाएगा अनुच्छेद 21 का में जो भी 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जो जोड़ा गया है, कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार, नहीं ऐसे क्वेश्चन थोड़ा फॉर्मेट गलत हमने बोल दिया है, ये जोड़ा जाएगा कौन सा मौलिक अधिकार 86 संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। तो कौन सा जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। ठीक, और कौन से लेवल का है, प्राइमरी शिक्षा पे, कितने वर्ष के बच्चों के लिए, 0 से 6 वर्ष के लिए राज्य का ये अधिकार होगा। अब एक और संविधान संशोधन जोड़ा गया 51 का में। देखो ऐसे तो 51 का पूरा मूल कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक दोस्तों। मूल कर्तव्य जोड़े कब गए वो आगे भी क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक, मूल कर्तव्य जब जोड़े गए तब 11 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में 66वां संविधान संशोधन में एक जोड़ा गया, उसको कौन सा हो गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। उसमें क्या लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अभिभावक, माने उनके माता पिता, उनके माता पिता उनकी शिक्षा पर ध्यान देंगे। किस अनुच्छेद, ये क्या हो गया, ये हो गया मौलिक या मूल कर्तव्य। ठीक दोस्तों, नोट कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक। अब आगे डी ऑप्शन दोस्तों, डी ऑप्शन में दोस्तों क्या दिया गया है, 97वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों 2011 में हुआ। कब हुआ दोस्तों, देखो आपको फिल द ब्लैंक में जो मिलान वाले होते हैं उसमें आ जाता है कि 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 88वां या 97वां, उसमें डेट दी रखी, उन्हें मिलान होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये भी ध्यान रखना कि कब हुए थे। 97वां संविधान संशोधन की बात करें तो 2011 में हुए थे। इसके जरिए अनुच्छेद 43B में या खा में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, सहकारी समितियों के बारे में क्या कहा गया कि इनके सहकारी समितियों का देखभाल, इनका संगठन, इनका संचालन, सबकी जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य की होगी। किसकी होगी, राज्य की होगी। ठीक दोस्तों, अब बचा बी ऑप्शन। 44वां संविधान संशोधन। देखो जितना महत्वपूर्ण संविधान संशोधन ये तीनों हैं। देखो 42वां को लघु संविधान बोला गया, 66वां भी मौलिक कर्तव्य मूल अधिकार के जरिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गए। ये भी इस समय सहकारी समितियों का प्रचलन ज़्यादा चल रहा है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कम इम्पोर्टेंट ये भी कौन सा, 44वां संविधान संशोधन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कब हुआ दोस्तों, 1978 ईस्वी में। इसके जरिए इस संविधान संशोधन के जरिए सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा 5 से 6 वर्ष के लिए कर दी गई थी। देखो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता, 5 वर्ष, लेकिन उस संविधान संशोधन में 6 वर्ष। सबसे पहली बात इसमें 6 से 5 कर दी गई, मतलब 6 वर्ष थी, 1976 में की गई थी। ठीक, कांग्रेस सरकार में शायद इंदिरा गांधी सरकार थी, लेकिन 1978 में जनता पार्टी की सरकार में, उसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे दोस्तों। उस सरकार में 6 वर्ष से 5 वर्ष पुनः कर दी गई। ठीक, दूसरा
अशांति, जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसमें अशांति शब्द था, उससे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह, अगर सशस्त्र विद्रोह लिखा हो तभी हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते। दूसरा चीज़, अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को या मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को मौखिक सलाह भी दे देता तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा देता था। लेकिन इस संविधान संशोधन के जरिए लिखा गया कि मंत्रिमंडल लिखित सलाह देगा। क्या देगा? लिखित सलाह देगा। लिखित सलाह देगा। इसके जरिए और भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतने ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। दोस्तों, इसके जरिए एक भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 38 भाषा में परिवर्तन हुआ, इसकी कहते हो क्या हुआ? अनुच्छेद 38। ठीक दोस्तों, वैसे अनुच्छेद 38 में दिया गया है कि ये राज्य के लोक कल्याण की वृद्धि करेगा। लोक कल्याण के वृद्धि में जैसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय पर बल देगा। देखो, एक प्रस्तावना में दिए गए एक अनुच्छेद 38 में ये सब दिया गया है। अब इसकी भाषा जब संविधान संशोधन 44 हुआ तब इसमें एक और चीज़ ऐड करी गई कि सबके लिए रोजगार, समान अवसर आदि उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक दोस्तों, ये थोड़ा भाषा दिया गया है। मतलब आपको इतना नहीं पूछेगा कि क्या भाषा है, लेकिन हमने बता दिया। आपको इतना ही याद करना है कि अनुच्छेद 38 के जरिए, अनुच्छेद 38 में संविधान संशोधन 44 के जरिए भाषा में परिवर्तन किया गया था। ठीक है, जितने भी फैक्ट बताए दोस्तों एक बार दोबारा से वीडियो देख के नोट कर लेना। हमने बात की 42वें संविधान संशोधन पे, वो 1976 हुआ। 44 पे बात की, 1977 हुए। 44 में तो मंत्रिमंडल की सलाह ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा, अशांत की शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए बढ़ाया गया था उसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया और अनुच्छेद 38 की भाषा में भी चेंज किया। दूसरा कि अनुच्छेद 20 और 21 को मौलिक अधिकारों को लंबित नहीं किया जा सकता, ये भी इसमें बात की गई अनुच्छेद 359 के तहत। ठीक दोस्तों, अब इसमें आंसर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, नीति निर्देशक तत्व के तहत निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा में नहीं है? देखो, नीति निर्देशक तत्व दिए कहाँ से कहाँ तक दिए गए दोस्तों? दिए गए नीति निर्देशक दोस्तों 36 से लेके कहाँ तक? 51 तक। कहाँ तक दिया? 36 से लेके 51। इनको 3 भागों में बांटा गया है। 3, गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी समाजवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा। देखो, गांधीवादी विचारधारा में सबसे पहला अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 हैं दोस्तों। और अगर समाजवादी विचारधारा की बात करी जाए तो अनुच्छेद 38, 39 ए आदि। अगर उदारवादी में बात करी जाए तो 44, 47, 48 भी है और 49 भी है, 50 भी है और 51 भी। आप ये भी पाएंगे कि देखो यहाँ 47 भी है, कि 47 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो कोई भी विचारधारा एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकती है ना, कुछ विचारधारा में समानता भी हो सकती है। इसलिए कुछ अनुच्छेद तीनों जगह मिलेंगे। हमने उतनी बताया जो इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक दोस्तों, तो अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है? पंचायतों का गठन के बारे में दिया गया है। इसमें पंचायतों के गठन के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 43 में क्या किया है कि कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, मतलब जो भी मजदूरी का जब भी काम हो उसे इतनी मजदूरी दी जाए तो उसका भरण पालन हो सके। एक चीज़ और दी है, कुटीर उद्योगों का
बारे में भी दिया गया है इसी में। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 46 में SC ST व अन्य पिछड़े वर्ग की शिक्षा अर्थ संबंधी की शिक्षा की बात की गई है। ठीक, अनुच्छेद 47 में पोषण की बात की गई है कि पोषण स्तर को उठाना राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक दोस्तों, ये सब दिया गया है। अनुच्छेद 38 में अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि सबके लिए रोजगार, समान अवसर, ये सब उपलब्ध करा। अनुच्छेद 39 को अगर बात की जाए तो इसे आर्थिक का दस्तावेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान काम के लिए समान वेतन, सबको काम आदि ऐसे निरे कई बातें इस अनुच्छेद के जरिए की गई। अनुच्छेद 39A के जरिए समान न्याय और समान विधिक सहायता। अनुच्छेद 47 की जगह पर्यावरण, अनुच्छेद 47 से पोषण की बात की गई। ठीक दोस्तों, बात उदारवादी में आ जाए, अगर उदारवादी में आ जाए तो ये कॉमन सिविल कोड के बारे में बात की गई है 44 में। 47 में बताई चुकी। 48 में पशुपालन एवं संगठन की बात की गई है। पशुपालन एवं कृषि संगठन की बात की जाए, अगर बात 48 का की पूछी जाए तो वन एवं वन जीव का संरक्षण दिया गया है दोस्तों। 49 में दिया गया राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना दिया है। 50 में दिया गया है राज्य का पृथकीकरण, देखो विधायिका का और कार्यपालिका का पृथकीकरण किया गया। और 51 में दी गई है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौते के संबंध दिया गया है। ठीक दोस्तों, ये आप लोग एक बार जल्दी में इसलिए बता दिए कि आप लोग को रिकॉल हो जाए, आप लोगों को पढ़ा हुआ है। तो क्या क्या बताया था? अनुच्छेद 43 भी आता है गांधीवादी में, अनुच्छेद 47 भी आता है और अनुच्छेद 46 भी आता है। क्या नहीं आता है? अनुच्छेद 39। ये किस में आता है दोस्तों? ये आता है समाजवादी विचारधारा में, समाजवादी विचारधारा में। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व के संबंधित सत्य कथन चुनिए। अनुच्छेद 44। देखो, अनुच्छेद 44 में अभी हाल ही बताया है कि कॉमन सिविल कोड की बात की गई। किसकी? कॉमन सिविल कोड की बात की गई। अभी हाल ही में कॉमन सिविल कोड के ऊपर एक, देखो पहला राज्य तो गोवा है जिसमें कॉमन सिविल कोड लागू है, लेकिन अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने रंजना देसाई की अध्यक्षता में कॉमन सिविल कोड के लिए एक समिति का गठन किया है। ठीक, ये लेटेस्ट न्यूज है इसलिए आप लोग देख लेना। अनुच्छेद 38 में बात की गई। अनुच्छेद 38 में बात की ये है समाजवादी विचारधारा। क्या है? समाजवादी विचारधारा। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 38 समाजवादी विचारधारा। अनुच्छेद 48 गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा। और अनुच्छेद 39 भी समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम में कौन सा स्थान है? देखो, अगर व्यक्तिगत की बात की जाए तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, और राष्ट्रपति की क्रम में देखो व्यक्तिगत अगर इनसे बात की जाए तो इनका 12वां क्रम था। 12वें क्रम में क्या दिया? राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। इनका राष्ट्रपति पद के क्रम में इनका स्थान 14वां था। ठीक दोस्तों, कौन था? 14वां था। अगर 10वां की बात करी जाए तो KR नारायण। ठीक, अगर 11वां की बात की जाए तो अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। ठीक, अगर 13वां की बात की जाए तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। ठीक दोस्तों, अगर 14वां की बात पूछें, 14वां तो रामनाथ कोविंद। 15वां की राष्ट्रपति की बात की जाए तो इस समय वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। अगर राष्ट्रपति पद की बात की जाए, देखो राष्ट्रपति पद के क्रम की, तो ये 17वीं है।
राष्ट्रगान कोविंद 16वें थे, ठीक दोस्तों। प्रणब मुखर्जी 15वें थे, और APJ अब्दुल कलाम दोस्त, और इसके पहले प्रतिभा पाटिल 14वें थे, इसके पहले APJ अब्दुल कलाम 13वें अगर पद की बात, और KR नारायणन 12वें राष्ट्रपति थे, ठीक दोस्तों। तो क्या आंसर हो गया? C आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं निम्नलिखित में से निम्न में कौन सा मूल कर्तव्य, देखो हम बात करते हैं मूल कर्तव्य की, किसकी बात करते हैं? मूल कर्तव्य की। तो दोस्तों मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, तो इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, किसको? 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन कब? 1976 में जोड़े। इन किसकी अध्यक्षता में ये? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के एक रिपोर्ट के अनुसार। देखो सरदार स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे। इन्होंने जो रिपोर्ट अपनी भारत सरकार को सौंपी थी उसमें 8 मूल अधिकार आदि 8 मौलिक कर्तव्य थे। उसमें से एक है नागरिकों का कर अदायगी भी शामिल था। कौन सा था? कर अदायगी भी शामिल था। लेकिन भारत सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए, उसमें से इसे नहीं लिया गया। देखो मूल वर्तमान में मौलिक कर्तव्य अगर बात की जाए तो 11वां है। 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों 86वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। 86वें संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। कौन सा जोड़ा गया? कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अभिभावकों के ध्यान देना। क्या? कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनके अभिभावक उनकी शिक्षा के प्रति जवाबदेह हैं, ठीक। हम दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा? मूल कर्तव्य 1976 में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर इसमें 12 सदस्य के इन्होंने जब रिपोर्ट अपनी दी उसमें 8 मूल कर्तव्य की बात की, लेकिन भारत सरकार ने 10 मूल कर्तव्य जोड़े। उसमें से इन्होंने जो 8 दिए थे उसमें नागरिकों को कर अदायगी का भी मूल कर्तव्य था, लेकिन भारत सरकार ने ये रिपोर्ट खारिज कर दिए। कौन से? सिर्फ नागरिकों का कर अदायगी वाला। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और 86वें संविधान संशोधन में 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, उनके अभिभावकों की जवाबदेही, ठीक। ऐसे वर्तमान में कितने हैं? 11, ठीक। तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनमें कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। देखो राष्ट्रीय गीत, संविधान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। दोस्तों राष्ट्रगीत नहीं होता है, राष्ट्रगीत की जगह हम लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होते हैं, इसलिए इस जगह अगर राष्ट्रगान होता तो ये सही होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। दूसरा देखिए वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना, ये भी सही है दोस्तों। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कोई भी प्रथा का विरोध करना, ये भी मौलिक कर्तव्य में आता है। 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, ये भी मूल कर्तव्य है। इसे 86वां संविधान संशोधन में बोला जाए कब? 2002 में दोस्तों, ठीक। दोस्तों चलते हैं, इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। अभी एक चीज़ कहीं लगाई गई होगी दोस्तों, हाँ दोस्तों देखो अनुच्छेद 51 का में जोड़े गए मौलिक अधिकार, नहीं सॉरी मौलिक कर्तव्य दोस्तों। पहला देखो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। वहाँ क्या लिखा था क्वेश्चन में? लिखा था राष्ट्रीय गीत का आदर करें, तो यहाँ क्या होना चाहिए? राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय को सजाए रखें और उनका पालन करें, ठीक दोस्तों। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।
देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोग समरसता, सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। परे मतलब रहित हो, भेदभाव ना करती हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। सातवें है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, वन जीव रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति एवं उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और लास्ट 11वां जो 2002 में जोड़ा गया, वो 614 वर्ष के उम्र में अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, और यह कर्तव्य 66वें संविधान संशोधन 2002 में ऐड किए गए। ठीक दोस्तों, ये 11 मूल कर्तव्य हमारे हैं। एक दो बार इन्हें देख लेना, जिससे ये मन में एक बार फीड हो जाएं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में कौन सी समिति का गठन किया? देखो सरदार, ये ऑप्शन है इसका, सरदार स्वर्ण सिंह। दोस्तों इस समिति का गठन 1978 में एक 12 सदस्यीय टीम थी किया गया। किसे जोड़ने के? मूल कर्तव्य को। इन्होंने इनकी रिपोर्ट के आधार से मूल कर्तव्य को, कितने मूल कर्तव्य? इन्होंने 8 का रिपोर्ट दी थी, लेकिन भारत सरकार ने 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा था। अगर ये बात आ जाए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को रिपोर्ट में बताया गया कि ये जोड़े जा सकते हैं, तो 8 की बात की थी, लेकिन भारत सरकार ने 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे। अब भी ऑप्शन आ जाए JS वर्मा समिति, इसे 1999 में मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए, क्या प्रभावी बनाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तीसरा, अशोक मेहता समिति का 1977 में, इन्होंने पंचायतों, द्विस्तरीय पंचायतों के बारे में बात की। कितनी द्विस्तरीय पंचायत स्तर जो रिजेक्ट कर दी गई भारत सरकार। लक्ष्मीकांत सिंह भी 1986 में इसकी रिपोर्ट, 1986 में इसका गठन किया। जिसके इसकी पंचायतों के संवैधानिक गठन की बात करते हैं, पंचायतों के संवैधानिक गठन की बात करते हैं। संवैधानिक दर्जा की, गठन नहीं, दर्जा, संवैधानिक दर्जा की बात करते हैं दोस्तों। अगर बात इसी के जरिए दोनों आए तो अभी एक बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई। उसने उस समिति की रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायतों की बात की गई थी। ठीक दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में कौन सी समिति का गठन किया गया? बी ऑप्शन, JS वर्मा समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्टर अधिनियम 1813 से संबंधित है? देखो दोस्तों, 1813 चार्टर अधिनियम, इसमें पहली बार देखो 1813 चार्टर अधिनियम, मैन पॉइंट लिख लीजिए। पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1 लाख। पहली बार कंपनी से व्यापार करने के लिए सभी के लिए खोल दिया गया। ब्रिटिश नागरिकों को किस पे छोड़ गए? चीन और चाय के अलावा सभी लोग व्यापार कर सकते हैं। ठीक दोस्तों। और तीसरा, ईसाइयों मशीनरी के लिए भारत आकर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अनुमति दे दी गई। ये मेन पॉइंट है। ठीक, 1813 में। अब बात करते हैं 1833 चार्टर एक्ट की दोस्तों। तो इसका आंसर तो ए ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन जो गवर्नर परिषद के कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया वो क्या गया?
1933 एक्ट के तहत। इसी एक्ट के तहत बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल की जगह, बंगाल के स्थान पर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहले गवर्नर विलियम बेंटिंग ठीक दोस्तों, विलियम बेंटिंग, इन्होंने इस एक्ट के तहत 1833 एक्ट के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के पास सिर्फ राजनीतिक अधिकार रह गए। मतलब चीन और चाय वाला भी व्यापार के भी एक अधिकार खत्म कर दिया गया। ठीक, राजनीतिक अधिकार रह गए। और आगे सी ऑप्शन ये हो गया। हाँ, चौथा ये पूछा गया, चौथा सदस्य लॉर्ड मैकाले को जोड़ा गया। नहीं, लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य 1833 चार्टर अधिनियम के तहत जोड़ा गया। उनका नाम क्या था? लॉर्ड मैकाले। सी ऑप्शन, इस अधिनियम द्वारा कानून की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों का शामिल करने की शुरुआत 1800 भारतीय परिषद 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और दिनकर राव को विधान परिषद में नामित किया दोस्तों। और 1800 जो डी दिया गया है 1892 में, कब? 1892 में भारतीय सदस्यों को, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को बजट पर पूछने, उस पर बहस करने की अनुमति थी, लेकिन वोटिंग की अनुमति नहीं दी गई थी दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। विषम विकल्प देखो, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में चुने जाना दोनों जनवरी 1950 में। ठीक, सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज का अपनाया जाना ये 22 जुलाई 1947 को हुआ था। ठीक, संविधान सभा द्वारा देखो, राष्ट्रीय गान संविधान द्वारा अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत और राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्र में चुना जाना ये भी संविधान सभा ही द्वारा किया गया था। सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज का अपनाया जाना वो 1947। चलिए इसका ऑप्शन हो गया टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मूल रूप से संविधान में कुल कितने अधिकार प्रदान किए गए? अब बात करते हैं मूल अधिकार की दोस्तों। देखो, बात करते हैं मूल अधिकार के। तो मूल अधिकार की बात करते हैं तो सबसे पहले मूल अधिकार का स्रोत क्या है? मूल अधिकार का स्रोत यूएसए, ये अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है? राष्ट्रपति महाभियोग लिया गया, उच्चतम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाना और उपराष्ट्रपति के बारे में भी लिया गया। ठीक दोस्तों, क्या लिया गया? यूएसए से। भाग 3 में आता है, संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन दिया गया है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा की उपाधि दी गई है, मैग्ना कार्टा की उपाधि दी गई है। महत्वपूर्ण संशोधन ये लौट के बताएंगे। अनुच्छेद बात की जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में इसका वर्णन दिया गया है। मूल संविधान में अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 रह गए। जो एक कम हुआ है वो संविधान संशोधन 42 संविधान संशोधन अनुच्छेद, देखो इसे संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से अलग आ जाता है। अगर भाग 3 से निकालकर भाग 12 है अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया। अब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर विधिक अधिकार या कानूनी या लीगली अधिकार रह गया। विधिक अधिकार। अभी इसके बारे में और देखते हैं दोस्तों।
वर्तमान में मूल अधिकार बता ही दिया। वर्तमान में मूल अधिकार 6 मूल अधिकार, कितने वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा दोस्तों है धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने का अधिकार। और पांचवा है शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। 3 2 5। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 6। 1 2 3 4 5 6। एक जो हटाया गया वो अगर उसे मिला ले तो संपत्ति का अधिकार मिला के 7 हो जाते। लेकिन वो अनुच्छेद संविधान संशोधन 44वें 1978 के जरिए इसे विधिक या कानूनी या लीगल अधिकार बना दिया गया। किसमें? भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में। किसमें? अच्छा शायद पीछे और कुछ बता गए हैं, 42 शायद बताते हैं, इसलिए करेक्शन कर लेना, वो 44 है दोस्तों। ठीक, बात आ गई समानता का अधिकार, तो 14 से 18 अनुच्छेद के बीच दिए। कितने प्रकार के समानता का अधिकार दिए गए? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। अगर आपसे पूछ लिया जाए समानता का अधिकार कितने प्रकार के दिए गए हैं, तो 5 प्रकार के। स्वतंत्रता का अधिकार की बात की जाए तो 19 से 21। ठीक दोस्तों, 19। और शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात है अनुच्छेद 22 से, नहीं दोस्तों ये 1922 है। अगर शोषण के विरुद्ध बात की जाए तो 23 से 24 2 अनुच्छेद। ठीक दोस्तों, और धर्म की स्वतंत्रता की बात की जाए तो 25 से 28 अनुच्छेद वर्णन दिया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार जो दिए गए हैं वो 29 से 30 दिए गया। और लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया दोस्तों। किस में दिया गया? अनुच्छेद 32 में दिया गया दोस्तों। तो कितने प्रकार के दिए? 6 प्रकार के मूल अधिकार। वर्तमान में अगर मूल पूछे जाए तो 7 प्रकार के। 7वां संपत्ति का अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 2528, और शिक्षा व संस्कृति 2930। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन। मूल रूप से संविधान में कुल कितने अधिकार दिए गए? तो मूल रूप से कितने बताए गए? 7 अधिकार। ठीक दोस्तों, समानता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म को आबाद रूप से मनाने का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और 7वां अगर जो अलग हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। ठीक, देखो समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखो दोस्तों, समता का आता है अनुच्छेद 14 से 18। बात की
अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। किसके समक्ष? विधि के समक्ष समता। ठीक, ये अनुच्छेद 15। अगर अनुच्छेद 15 की बात करेंगे हम, देखो आप लोग एक्सरसाइज करते हैं कि अनुच्छेद आप 14 से बता रहे, 14 से बताए या 14 से 12, लेकिन अनुच्छेद 12 और 12 में राज्य की परिभाषा दी गई और 13 में ऐसे जो मौलिक अधिकार जिनके जरिए जो संविधान संशोधन के बाद या किसी तरह नए परिवर्तन किया जाता है, ऐसे जो मूल अधिकारों का हनन ना करता हो, विशेष रूप में उनको अयोग्य ठहराने या उस रूप में अनुच्छेद 13 का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, बात है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक, कैसे सुंदरता भेदभाव से? धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कितने प्रकार के ये हैं अनुच्छेद? 5 प्रकार के, 5 आधारों पर विभेद नहीं किया जा सकता। कितने आधार पर? अगर बात 15 एक ही कर ली जाए तो इस आधार पर धर्म, मूल, वंश और लिंग आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? राज्य कोई विभेद नहीं करेगा। अगर अनुच्छेद 15(2) की बात की जाए तो जैसे तालाब हुआ, सरकारी जगह, तालाब हुआ, कुआं हुआ, रेस्टोरेंट हुआ या कोई भी ऐसी सार्वजनिक जगह पे निजी व्यक्ति भी इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि तालाब में या कुआं पानी भरने के दौरान या रेस्टोरेंट में आप किसी को जात सूचक शब्द नहीं, जात सूचक या लिंग के आधार पर या छोटा बड़ा के आधार पर या धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब बात 15(3) की आ जाए। देखो, राज्य अगर चाहे बच्चों और महिलाओं के लिए सामाजिक रूप से पिछड़े हैं जो उनके लिए कुछ नियम बना सकते हैं। वो अनुच्छेद 15 का अपवाद नहीं होगा। किसमें? बच्चों और महिलाओं के लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए। दोस्तों, अगर बात 15(4) की जाए, 15(4) की जाए और 15(5) की जाए और 15(4) के आधार पर एसटी जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, SC ST या अदर पिछड़े उसे उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्य विशेष प्रावधान। जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक, सामाजिक, उनके लिए। और 15(5) में पिछड़े वर्ग के लिए, ये जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के उच्च शिक्षा संस्थानों में, किसमें दोस्तों? उच्च शिक्षा संस्थानों में विशेष प्रावधान कर सकता है। अभी हाल ही में 2019 में एक जोड़ा गया 15(6). इसके जरिए जनरल जो व्यक्ति हैं वो आर्थिक रूप से जो भी पिछड़ा है उनको 10% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसके जरिए? 15(6) के जरिए। ये संविधान कब हुआ? 2019 में। कौन से संविधान संशोधन के जरिए हुआ? 103वां। कौन से? 103वां। ठीक दोस्तों, हमने इसमें क्या दिया? 15 में धर्म, मूल, वंश, लिंग या जन्म स्थान के बाद पर भेदभाव नहीं कर सकता। 15(1) में इन 5 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। 15(2) में कोई निजी व्यक्ति भी तालाबों पर, रेस्टोरेंट में या सार्वजनिक जगह पर किसी साथ भेदभाव नहीं कर सकता। 15(3) में बच्चों और महिलाओं के लिए जो विशेष प्रावधान कर सकता है, जो शैक्षणिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, राज्य चाहे वो अनुच्छेद 15 का अपवाद नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 15 तो अपवाद भेदभाव रहित बात करता है,
है, लेकिन ये विशेष रूप से प्रावधान 15(3) अनुच्छेद में किया जा रहा है, तो वो इसका अपवाद नहीं होगा, उसके संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 15(4) की बात की जाए तो SC ST या जो भी सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, राज्य चाहे उनके लिए अलग से विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(5) में जो पिछड़े सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से उस शिक्षा संस्थानों में उनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(6) में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको 2019 में 103वां संविधान संशोधन के जरिए 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक दोस्तों, इसमें आंसर क्या हो गया? आंसर सी। चलते हैं दोस्तों, देखो अनुच्छेद 19 नागरिकों को कितने अधिकारों के अनुच्छेद 19 में दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, अगर पहली स्वतंत्रता की बात की जाए तो बोलने का अधिकार या स्पीच देने का, बोलने या जो भी भाषण देने का, आप जब तक किसी खिलाफ जब तक बोल सकते हैं तब तक उसके मूल अधिकारों को हनन ना हो। ऐसा नहीं है, इतना स्वतंत्र नहीं, मूल अधिकार में नहीं दिया गया है कि आप कुछ भी बोलो, किसी का भी हनन करो। आप वर्डिक्ट का, जो न्यायपालिका का वर्डिक्ट रिजल्ट होता है, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति जिससे किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन हो, आप बात नहीं कर सकते। ठीक। दूसरा, सम्मेलन करने का, आप सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन बिना हथियारों के दोस्तों। किसके? बिना हथियार शामिल नहीं होगा, ऐसे कोई बिना हथियार के। आप संघ बना सकते हैं, क्या? संघ भी बना सकते हैं। ठीक। चौथा, कहीं आने जाने, संचरण करने का अधिकार। क्या? संचरण करने का अधिकार। आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां मनाही हो। SC ST के लिए आरक्षित क्षेत्र हो, आप नहीं जा सकते हैं। ST ST के लिए आरक्षित क्षेत्र हो, ऐसी जगह कुछ हिसाब से आपका संचरण कर सकते, कहीं भी रह सकते, लेकिन कुछ उसकी बाध्यताएं भी हैं। 5वां बात की गई निवास स्थान, निवास रहने के, आप कहीं भी रह सकते हैं। 6वां, कुछ विशेष क्षेत्र छोड़ गए, वृत्ति मतलब व्यापार करने के। तो मूल रूप से 19 सभी नागरिकों को कितने अधिकार देता है? 6 अधिकार देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दोस्तों देखो, अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति चुनाव दिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचक मंडल में हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ही था, पहले क्वेश्चन में, कि निर्वाचक मंडल में क्या कौन कौन? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका बताया गया है कि कैसे होता है। ठीक। अनुच्छेद 60, देखो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ दिया है। क्या दिया है? राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति शपथ के बारे में दिया गया दोस्तों। राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। इसमें कौन मुख्य न्यायाधीश थे वर्तमान? जब द्रौपदी मुर्मू को किसने शपथ दिलाई थी? NV रमन्ना। देखो, NV रमन्ना रिटायर हो चुके हैं अब। इस समय मुख्य न्यायाधीश UU ललित, कौन से दोस्तों? UU ललित हैं। देखते हैं तो देखो, अनुच्छेद 7 में दिया क्या दिया? राष्ट्रपति शपथ दिया। इसमें लिखा है राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। अनुच्छेद 61 कहाँ से लिया गया है? महाभियोग अमेरिका से, USA से। ठीक दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? USA से। अनुच्छेद 123 में देखो, अनुच्छेद अध्यादेश को प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति कब करता है? जब संसद के दोनों सदन कार्यवाही में ना हो, मतलब सदन चल ना रहा हो, उस समय यह अध्यादेश 6 माह तक
देखो ये 6 माह तक ही लागू रहते हैं। ठीक, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के किस भाग को पवित्र कहा? देखो भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान का पवित्र भाग का संविधानों को उपचारों को संविधान की आत्मा कहा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यो देख लेना है। अनुच्छेद 356 को डेड लेटर का क्या कहा दोस्तों? डेड लेटर। और कैग के पद को महत्वपूर्ण संवैधानिक पद का, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद का क्या कहा? महत्वपूर्ण संवैधानिक पद। तो क्या आंसर हो गया? बी आंसर हो गया। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? देखो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में इसका वर्णन दिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार और ये किसमें दिए गए हैं? ये अनुच्छेद 12 से 35 के बीच दिए गए। भाग 4 में नीति निर्देशक के नीति तत्व के बारे में दिया गया है। ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में वर्णन है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। सिर्फ अनुच्छेद 51 का में। ठीक दोस्तों, नागरिकता का ए ऑप्शन भाग 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व के कौन सा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया? देखो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ। ठीक, इसके जरिए अनुच्छेद 39A जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 में क्या दिया गया? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। दूसरा अनुच्छेद 43A के बारे में किसमें? हाँ, अनुच्छेद 43A जोड़ा गया। 48A जोड़ा गया। अगर अनुच्छेद 48A की बात करें दोस्तों तो इसमें वन एवं वन्यजीव प्राणियों का संरक्षण की बात की गई। किसकी बात की गई? वन एवं वन्यजीव बात की गई। तो दोस्तों अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का इन्वॉल्व होना भी, सहयोग देना भी भाग भी वर्णन दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43B 82 में नहीं जोड़ा गया, ये वो जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन में। ठीक दोस्तों, किसके लिए 43B? सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियों। 97वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2011 में। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्गत है। भारत में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से व्यापार संयुक्त बैठक और व्यापार संयुक्त बैठक, हाँ, और समवर्ती सूची और वाणिज्य ये सब लिया गया है। ठीक दोस्तों, अमेरिका से मूल अधिकार न्यायपालिका का संरक्षण
न्यायपालिका का संरक्षण, न्यायपालिका का संरक्षण। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब सिर्फ नागरिकता कहिए, वहाँ एकल है इसलिए एकल में। और दूसरी लिखे विधि के विधि संसदीय प्रणाली, ये विधि प्रक्रिया है दोस्तों, संसदीय प्रणाली आदि कुछ लिया गया है। यूएसआर से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में जो समानता 3 शब्द दिए गए हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये भी शब्द कहाँ से लिए? यूएसआर से, इसलिए इसका आंसर हो गया समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पर नीति निर्देशक तत्व का प्रभाव नहीं है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको नोट्स बना के चलना है। जो भी क्वेश्चन हो तो पॉज कर लिया करो वीडियो, तब आगे बढ़ा करो, पहले खुद वो इन्वॉल्व करो क्वेश्चनों में। देखो नीति निर्देशक का प्रभाव नहीं है। अनुच्छेद 35 में क्या दिया गया है कि जो भी आरक्षण होगा SC ST दिया जाएगा, SC ST जिसे भी आरक्षण दिया जाएगा उसमें ये राज्य का कर्तव्य होगा कि प्रशासनिक दक्षता पर इसका असर ना पड़े। प्रशासनिक दक्षता पर अगर प्रशासनिक दक्षता पे इससे असर पड़ता तो फ़ायदा ही नहीं होगा। तो सरकारें ऐसी चलेंगी और नियम कायदे कैसे बनेंगे, इसलिए इसके तहत जिसको भी आरक्षण दिया जाए उसमें विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रशासनिक दक्षता पर असर ना पड़े। अब बात करते हैं अनुच्छेद 51 का कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक भाषा, ये इनको अपनी प्राइमरी शिक्षा, शुरुआती शिक्षा अपनी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में हिंदी भाषा का विकास करना राज्य की जिम्मेदारी है। क्या क्या है? अनुच्छेद 51 में क्या दिया गया है? हिंदी भाषा का विकास करना राज्य की जिम्मेदारी है। दोस्तों अभी तक आज के जितने भी क्वेश्चन हैं, पॉलिटी के जितने भी संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे हो चुके हैं। बहुत मेहनत पड़ती है इन सब में, इसलिए लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो, या ठीक दोस्तों आप देखो गुरुकुल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, ओम गुरुकुल एकेडमी करके ठीक, इसमें ऐड हो जाओ। इसमें सभी PDF जो YouTube पे जितनी भी क्लासें चलती हैं सभी PDF आपको मिल जाएंगे। डेली वीडियो अपडेट्स भी मिल जाएगा कि कौन सी वीडियो पढ़ने वाली है। उसमें एक डिस्कशन ग्रुप भी है, आप जुड़ जाइए, उसमें अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, जिसमें सभी लोग जुड़े हैं। बहुत से छात्र जो पूर्व हैं जुड़े, तो आपके कोई ना कोई क्वेश्चन डाउट कोई भी नहीं करता है तो टीचर से ही उसके डाउट के क्लियर कर देगा। आपका डायरेक्ट बातचीत हो जाएगी हमारी आपकी और टीचर से साथ कॉल्स भी। देखो अभी आपने देखा होगा कुछ दिन से यूट्यूब पे हम कुछ पोल्स के क्वेश्चन भी डाल रहे हैं, और भी कई तरह की सुविधाएं जो हैं आगे धीरे धीरे हम लोग जोड़ते चले। इसलिए आप हमारे साथ माने गुरुकुल परिवार के साथ बने रहिए। आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद दोस्तों।